जय हिंद मेरे डीएलएड के भाइयों और बहनों। आइए, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और स्टार्ट करते हैं आज हम लोग वापस से बिहार डीएलएड 2025 के लिए हिंदी का सेट। और अभी तक हम लगभग 15 से 16 सेट लगवा चुके हैं मेरे भाई। उसका एक प्लेलिस्ट बना करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, क्लिक कीजिएगा, उसके ऊपर सारा वीडियो आपको दिख जाएगा। यदि आपके पास समय बचा हो तो आप ज़रूर वो वीडियो सारा देख लीजिएगा। काफ़ी मज़ेदार वीडियो है और इम्पोर्टेंट भी है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। आज स्टार्ट करते हैं। अभी यदि आप इस वीडियो पे क्लिक कर दिए हैं तो ये वीडियो पहले पूरा देख लीजिए। उसके बाद वीडियो के अंत में जो है ना वो प्लेलिस्ट का लिंक जो है ना हम यहीं पे ऊपर में लगा देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाता है वीडियो जो है प्लेलिस्ट का आ जाएगा सिंबल, तो आप उसके ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। पहले आप ये वीडियो पूरा देख लीजिए। तो देखते हैं आज का क्लास और देखते हैं। सबसे पहला सवाल पूछा है कि व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखिए, व्यंजन का मतलब आप लोग क्या समझते होंगे। हाँ सर, व्यंजन वर्ण तो समझ में आ रहा है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं क या फिर पढ़ते हैं ख, क ख ग, ये सब क्या है, व्यंजन वर्ण है। लेकिन पूछा गया कि इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। व्यंजन के नाम से तो हम जानते ही हैं, इसके अलावा और किस नाम से जाना जाता है। तो मेरे भाई इसको और जो है एक हल के नाम से जाना जाता है, यही ध्यान रखिएगा। ऑप्शन होगा आपका एक करेक्ट, हल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कलर चेंज कर लें क्या। आइए आज जो है ये पिंक वाला कलर रखते हैं ना। चलिए, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि हल के नाम से जानते हैं व्यंजन वर्ण को, ये ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। पूछा गया कि पंचानन शब्द में कौन सा समास है। समास पूछा गया आपसे किसका, पंचानन का। तो समास पकड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप सबसे पहले उसका क्या कीजिए, समास विग्रह कर लीजिए। तो पंचानन का मतलब क्या हो गया, यानी कि पाँच आनन है ना, पाँच आनन, पाँच है आनन जिसका। अब दिमाग लगाइए कि आनन का मतलब सर क्या होता है। तो पाँच का मतलब हो गया कि पाँच एक काउंटिंग है, और आनन का मतलब होता है मुख मेरे भाई, ठीक ना। मुख यानी कि मुंह, यानी पाँच मुंह वाला। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे शुरुआत में काउंटिंग वाला सर आ गया है वर्ड। तो जहाँ पे काउंटिंग वाला वर्ड आता है वहाँ पे हम जो है द्विगु समास लगाते हैं। द्वंद्व नहीं लगाइएगा, द्विगु लगाइएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी होगा करेक्ट। गिनती जहाँ पे आ जाए, गिनती की संख्या को हम द्विगु के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है ना। तो क्या पूछा गया, पंचानन मतलब कि पांच आनन वाला, यानी पांच मुख वाला, द्विगु समास हो जाएगा यहाँ पे। करेक्ट आंसर डी, ठीक है ना। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे पूछा गया कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। लेखक, आप सभी को बता दें, उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। तो यानी कि यहाँ पे बाद में कौन सा जो है लगा हुआ है, एक वर्ड लगा होता है, उसी को प्रत्यय बोला जाता है। तो लेखक में जैसे कि आप यहाँ अक बनता है ना, अक, लेखक अक है ना, अक, यही जो लास्ट में बनता है ना, उसी को प्रत्यय बोला जाता है। ऑप्शन आपको डी में दिख रहा होगा, अक, ठीक है ना। ध्यान से लगाइएगा, आक नहीं लगाइएगा, क्योंकि ख में यहाँ पे आकर तो नहीं लगा हुआ है ना। आकर लगा रहता तब ये ऑप्शन सी होता, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल एकदम इसके अकॉर्डिंग लगाना है, यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ होता है, ठीक है ना। तो लेखक का पूछा गया है, इसमें प्रत्यय लास्ट में लगा होता है, तो ये हो जाएगा लेखक यानी अक। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी करेक्ट। ध्यान से अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, मौन का विलोम शब्द कौन सा है। मौन का यहाँ पे विलोम पूछा गया। अच्छा, मौन का मतलब क्या समझते हैं। देखिए, मौन का मतलब होता है चुप रहना, है ना, चुप रहना। तो फिर इसका विलोम क्या हो जाएगा, मतलब जो बोलता हो, है ना। तो मयंक होगा नहीं, विकार भी होगा नहीं, और मौखिक भी नहीं होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा, मुखर। सर मुखर का मतलब क्या होता है, यही समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, मुखर का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति है ना, किसी बात को यदि वो समझ रहा है और अगले को बता भी रहा है ना। जो किसी बात को समझ करके अगले को प्रोवाइड कर रहा है, बता रहा है उस शब्द को, तो यानी विचार सामने वाले के सामने, यानी कि अपने विचार को सामने वाले व्यक्ति के पास प्रकट कर रहा है, रख रहा है, उसको मुखर बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही हो जाएगा। पूछा गया कि मौन का विलोम क्या हो जाएगा। तो मौन का मतलब जो विचार रख रहा है, यानी जो बोल रहा है ना, तो मुखर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर सी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे पूछा गया कि 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहा जाता है। बड़ा ही मज़ेदार सवाल है, दिमाग लगाइएगा यहाँ पे कि 15 दिन में एक बार छपने वाली जो पत्रिका है उसको आप क्या बोलिएगा। वार्षिक पत्रिका कहिएगा, मासिक कहिएगा, या साप्ताहिक, या फिर पाक्षिक। देखिए, यहाँ पे बोला गया 15 दिन में, तो दिमाग लगाइए। वार्षिक का मतलब तो वही होगा ना जो एक वर्ष में छपता हो, है ना। साल में एक बार छपने वाली पत्रिका को वार्षिक कहिएगा। मासिक तो तभी कहिएगा जिसको, जो महीना में एक बार छपता हो, है ना। एक माह में एक बार छपता हो उसको मासिक कहिएगा। और साप्ताहिक तो तभी कहिएगा जब एक सप्ताह में एक बार छपता हो, है ना, तब साप्ताहिक बोलेंगे। तो अब ऑप्शन आपके सामने क्या बच गया है, तो सर ऑप्शन यहाँ पे तो फिर सी बच रहा है ना, पाक्षिक पत्रिका। तो मेरे भाई आप करेक्ट हैं, यही हो जाएगा सी यहाँ पे सही। 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को पाक्षिक पत्रिका कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट, ध्यान रखिएगा।
अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगर समझ में नहीं भी आ रहा तो आप ऑप्शन को जो है छांट करके आंसर लगा सकते हैं। तो ऑप्शन भी छांटने का टेक्निक होता है, आप दिमाग लगा के छांट सकते हैं। यदि आपको जो आप देखिए यहाँ पे 15 दिन वाला अभी तक आप लोग नहीं भी पढ़े होंगे, है ना, पाक्षिक पत्रिका उसको कहा जाता है, कभी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन दिमाग तो लगा सकते हैं कि वार्षिक तो होगा नहीं, मासिक भी होगा नहीं, साप्ताहिक भी होगा नहीं। तो ऑप्शन को छांट करके भी आप अपना आंसर जो है लगा सकते हैं। चूँकि 4 में से कोई एक ही आंसर होता है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, पाक्षिक। अब से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पे यहाँ देखिए पूछा गया कि जुगुप्सा कौन से रस का अस्थाई भाव है। ये जुगुप्सा क्या है, ये रस का अस्थाई भाव है। तो पूछा गया कि वो कौन सा रस है जिसका कि ये जुगुप्सा जो है अस्थाई भाव है। तो मेरे भाई कुछ सवाल ऐसे हैं जिसका कि आंसर आपको डायरेक्ट याद रखना है। आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। जुगुप्सा कौन से रस का स्थायी भाव है, तो विभत्स रस का। विभत्स रस का अगर ऐसे उल्टा करके पूछा जाए कि विभत्स रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, तो जुगुप्सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे उसी तरह का पूछा गया उल्टा करके कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो ये भी डायरेक्ट आपको याद रखना है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति हो जाता है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। पूछा गया कि 4 चरण वाले चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। ये पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आप सभी को बताए थे। 4 चरण वाले चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी में आपको 16 दिख रहा होगा, ठीक है। ये सभी ऐसे सवाल है जो आपको डायरेक्ट याद रखना है जीके की तरह, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए ये भी उसी प्रकार है, अच्छा सवाल है। पूछा गया कि हिंदी कविता में स्वच्छंद छंद रचना का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया था। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, यानी जिसको कि हरिऔध के नाम से जाना जाता है, मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद। तो मेरे भाई हिंदी कविता में स्वच्छंद या छंद रचना का सूत्रपात जो किया था वो किया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे ए करेक्ट, याद रखिएगा इसको, ठीक है। स्वच्छंद छंद रचना का सूत्रपात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, याद रखिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे समझिए पूछा गया कि जड़ी बूटी में कौन सा समास है। काफ़ी मज़ेदार सवाल है, आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। पूछा गया अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है या कर्मधारय समास है, ठीक है ना। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिएगा अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि परोपकार शब्द में कौन सी संधि है। परोपकार में तो आपको सबसे पहले यहाँ क्या करना पड़ेगा, संधि पकड़ने के लिए सबसे पहले इसका संधि विच्छेद करना होगा। तो परोपकार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पर जोड़ हो जाएगा क्या, उपकार, पर जोड़ उपकार, यही होगा ना मेरे भाई। तो अब यहाँ पे दिमाग लगाइए, यहाँ पे है रॉ के आगे क्या आपको दिख रहा है, रॉ के आगे यहाँ पे सर अ छुपा हुआ है ना, तो अ और उसके बाद प्लस, यहाँ पे ये प्लस है, उसके बाद ऊ, यहाँ पे हर्षहु आ रहा है। तो ये अ और ऊ मिलकर के क्या बन जाता है, तो ओ बन जाता है, ओ कर, है ना, ये बन जाता है। और आप सभी को बताए थे कि अ या आ के बाद हर्षही या दुर्गही आ जाए, हर्षहु या दुर्गहु आ जाए, या फिर रिकर आ जाए, इस प्रकार का यदि वर्ण आ जाए तो वो कौन सा संधि हो जाता है, वो हो जाता है गुण संधि। तो यहाँ पे आप दिमाग लगा रहे होंगे कि अ के बाद सर हाँ यहाँ पे हर्षहु दिख रहा है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे मेरे भाई, ये गुण संधि के अंतर्गत आ जाएंगे। और गुण आपका ऑप्शन बी में दिख रहा है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, गुण संधि के अंतर्गत आएंगे क्या, परोपकार। पूछा गया ना कि परोपकार शब्द में कौन सी संधि है, तो गुण संधि है, ऑप्शन बी करेक्ट। आप इसका संधि विच्छेद करके आंसर लगा सकते हैं। अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि सूर सागर की भाषा है, यानी सूर सागर की भाषा क्या है। तो सर सवाल तो समझ में ही नहीं आ रहा है, सूर सागर आखिर है क्या। तो मेरे भाई समझिए, सूर सागर जो है ना मेरे भाई, ये सूरदास के द्वारा किया गया एक रचना है, ठीक है, काव्य है, एक तरह का काव्य बोल लीजिए, महाकाव्य बोल लीजिए, या फिर ग्रंथ भी बोल सकते हैं आप। ये सूरदास के द्वारा रचित एक ग्रंथ है या महाकाव्य है। इसमें बेसिकली किसके बारे में चर्चा किया गया है, इसमें कृष्ण जी के बारे में, उसकी जो लीला है ना, उसकी जो जितने भी जन्म वगैरह हैं, ये सभी की घटना जो है इसमें आपको जो है देखने को मिलेगा। तो अब आप दिमाग लगा सकते हैं कि सूरदास जी ने इसकी रचना तो किया है, लेकिन इसमें किसके बारे में लिखा गया, किसके बारे में, तो कृष्ण जी के बारे में लिखा गया है। तो यहाँ पे आप पूछा कि इसकी भाषा क्या हो सकती है, तो दिमाग वैसे भी लगा सकते हैं। तो हाँ सर, इसमें जो है भाषा जो होना चाहिए वो ब्रज होना चाहिए, याद रखने के लिए वैसे भी आप दिमाग लगा सकते हैं। जब इसमें कृष्ण जी की रचना किया गया तो भाषा भी ब्रज ही होनी चाहिए। तो वही पूछा कि सूर सागर की भाषा क्या है, तो ब्रज है, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। सूर सागर एक महाकाव्य या ग्रंथ है जिसकी की रचना जो है सूरदास जी ने किया है, और किस भाषा में किया है रचना, तो ब्रज भाषा में किया है। इसमें किसकी चर्चा देखने को मिलता है, कृष्ण जी की चर्चा देखने को मिलता है, याद रखिएगा इतने बार सारे बात को, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूछा कि सुंदरता शब्द में संज्ञा कौन सा है, भाववाचक है, समुदायवाचक है, जातिवाचक है, या फिर व्यक्तिवाचक है। दिमाग लगा सकते हैं, सुंदरता हो गया, ठंडा हो गया, गर्म हो गया, तेज हो गया, धीरे हो गया, है ना, दर्द हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी भाव के अंतर्गत आते हैं।
है ना। तो भाववाचक संज्ञा है ये सभी, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, भाववाचक संज्ञा, है ना। सुंदर हो गया, तेज, वो तो बोल ही दिए, सुंदर हो गया, तेज हो गया, धीरे धीरे, है ना। कोई व्यक्ति धीरे धीरे दौड़ रहा है तो वहाँ पे क्या, कौन सा वाची लगा हुआ है या कौन सा संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा है कि पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप, देखिए ऑप्शन दे रखा है पंडिताइन, पंडिती, पंडिता या पंडितानी। तो पंडिता तो होगा नहीं, आपका दिमाग इन तीनों में, है ना, उलझ रहा होगा कि पंडिती होगा, नहीं। पंडितानी, हाँ ये हो सकता है, लेकिन इसमें भी नहीं आपको लगाना है मेरे भाई। करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडिताइन, ठीक है ना। ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। पंडित का स्त्रीलिंग रूप पंडिताइन हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। क्या दिया गया है, किसका पर्यायवाची आपको बताना है मेरे भाई। तो बादल का पर्यायवाची बताना है। घन होगा, घर होगा, या फिर आपका आकाश होगा, या आपका घट होगा। तो देखिए बादल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो सर घन होना चाहिए। ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। आप लोग सॉन्ग भी सुनेंगे ना, घनघोर घटा छायो, है ना, क्या हो जाएगा आपका, घन हो जाएगा, याद रखिएगा। घर तो होगा नहीं, बादल का पर्यायवाची घर कैसे हो सकता है। आकाश, तो आकाश इसमें फंसिएगा नहीं, ठीक है। आकाश का अलग होता है, आकाश, अंबर, है ना, नभ हो जाएगा, ये सभी आकाश के पर्यायवाची शब्द होते हैं। घट का भी नहीं होगा, ठीक है ना। घटा फिर रहता तो ठीक था, घटा रहता तो वो फिर ठीक था, लेकिन यहाँ पे घटा नहीं दिया है, घट दिया गया, तो इसमें भी आप फंस नहीं जाइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन आएगा ए, यानी कि घन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पर्यायवाची किसका, बादल का, घन, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे पूछा गया कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। आकाश को छूने वाला, इसको आप एक शब्द में क्या कहिएगा। खगोलीय बोलिएगा, आकाशीय बोलिएगा, गगनचुंबी या गगन बोलिएगा। तो जी हाँ मेरे भाई, राइट आंसर क्या लगाइएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, गगनचुंबी, ठीक है। आकाश को छूने वाला, है ना, उसको गगनचुंबी कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे समझिए, पूछा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। आपको त्रुटि पकड़ना है। तो अपने से अधिक दूसरों का व्यथा से वे अधिक पीड़ित थे। आपको यहाँ पे थोड़ा सा अभद्र टाइप का लग रहा होगा सुनने में, कहाँ पे, तो यहाँ पे अपने से अधिक दूसरों का व्यथा से। सर दूसरों का व्यथा, ये तो सर अजीब लग रहा है सुनने में। दूसरों की व्यथा भले होना चाहिए, दूसरों की व्यथा से, है ना। तो जहाँ पे आप ये जो पकड़ना है मेरे भाई, सही पकड़ रहे हैं आप, दूसरों की व्यथा से। तो पूछा गया है ना कि कहाँ पे त्रुटि है, यहाँ पे पूछा गया ना कि त्रुटि वाला भाग कौन सा है, तो यही वाला त्रुटि है, दूसरों का व्यथा से, इसमें त्रुटि है। यहाँ पे का नहीं, यहाँ पे की होना था। तो ऑप्शन आपको सी में दिख भी रहा होगा कि दूसरों का व्यथा से। पूछा गया त्रुटि कहाँ पे, तो इसी में है, ऑप्शन सी वाला में। दूसरों की व्यथा से होना था, लेकिन दूसरों का लिख दिया गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। त्रुटि आपको बताना था। अगला सवाल यहाँ पे पूछा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। अधिक जनसंख्या भारत के लिए डैश है, यानी खाली स्थान में आपको भरना है। नियम है, त्रासदी है, अभिशाप है, या मोक्ष है। तो अधिक जनसंख्या भारत के लिए अभिशाप है। ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, किसी भी देश के लिए अभिशाप है ना। ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। अधिक जनसंख्या देश के लिए या भारत के लिए अभिशाप है। ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट, ध्यान रखिएगा। और आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं मेरे भाई। पिछला वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा एक प्लेलिस्ट, ठीक है ना। इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा तो सारा वीडियो आपको दिख जाएगा। अभी तक जितने भी 15, 16 या 17 वीडियो जितने भी डाले हैं सब वहाँ पे दिख जाएगा। इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जो भी वीडियो आपको अच्छा लगे जरूर क्लिक करके, मैं तो कहता हूँ एक तरफ से सारे वीडियो को देख लीजिएगा। तो मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।